जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के 40 संभावित प्रश्न और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर रोजाना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और संभावित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारे क्वेश्चन है ये वन लाइनर फॉर्मेट में रहेंगे। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्या है प्रश्न कि जो नादिर शाह था इसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। क्या कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। तो ये कहा था कौटिल्य ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौटिल्य। क्या हो जाएगा, कौटिल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो जो चंगेज खान था उसने किसके शासनकाल में भारत को इन्वेड किया था। तो करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। कौन था उस समय भारत का राजा, वो था इल्तुतमिश। और उसके शासनकाल में चंगेज खान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था जो कि मंगोलिया से आया हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्धमान को महावीर अथवा जीन क्यों कहा जाता है। जो वर्धमान है उनका पूरा नाम वर्धमान था, बाद में महावीर स्वामी उनका नाम पड़ा। तो वर्धमान को महावीर अथवा जीन क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा सुख दुख पर विजय पाने के कारण। क्या है कि जो महावीर या वर्धमान थे उन्होंने अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वर्धमान को हमने क्या कहा, महावीर कहा या जीन कहा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे। कौन कौन। तो घसीटी बेगम, राजवल्लभ और शौकत जंग किसके प्रधान यानी कि मेन उसके शत्रु थे। तो करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला के। किसके, सिराजुद्दौला के वो मुख्य दुश्मन हुआ करते थे। कौन कौन, घसीटी बेगम, राजवल्लभ और शौकत जंग। अब साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वन लाइनर वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है या इसमें हम ऑप्शन लाएं 1 2 3 4। जो भी आपका कमेंट रहेगा और इस वीडियो पे जैसा मैं फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से मैं अगला प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। अगर आपको ये ठीक लगता है तो वन लाइनर के फॉर्मेट में आएंगे और अगर आपको ऐसा चाहिए तो हम ऑप्शन फॉर्मेट में लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी। तो जब भारत अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था उस समय डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नाम की एक संस्था है, इसकी स्थापना किसने करी थी, इसके फाउंडर कौन थे। तो करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता माने जाते थे कांग्रेस के। कौन, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गदर यानी कि फर्स्ट जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। कौन था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, वो था कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो साथियों भारतीय जो आईएनसी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके जितने भी अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना एक बार उनको। और कुछ कुछ बिल्कुल खास अधिवेशन है, जैसे कि किसी की महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता करी है, सुभाष चंद्र बोस ने करी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी है। तो ऐसे जो अधिवेशन है वो थोड़े और खास हो जाते हैं, तो उनको आप एक बार विशेष पढ़ लेना क्योंकि उनके चांस बहुत ज़्यादा पूछने को बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है। तो करेक्ट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अगला प्रश्न है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी एसएससी परीक्षा में रिपीट हो चुका है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था। क्या है, जो चोरा चोरी का कांड हुआ था, ये इसकी डेट बहुत पूछते हैं। चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर रहेगा 4 फरवरी 1922 को। कब, 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। क्या है कि जो भारत देश है ये भारतीयों का है, भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा है ये किसने दिया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्य समाज ने। किसने, आर्य समाज ने नारा दिया है। और आर्य शब्द का मतलब क्या क्या होता है, श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ। तो भारत भारतीयों का नारा किस संस्था ने दिया है, तो वो आर्य समाज ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है के द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 5 प्रकार की रीट उनके द्वारा जारी करी जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रीट्स जारी होती है, तो 5 प्रकार की टोटल वो रीट्स जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों
की संख्या कितनी है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर रहेगा 10 है। कितनी? 10। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 10। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? यानी कि जो भी भारत के नियंत्रक और महालेखाकार होते हैं वो जो भी अपना सजेशन भेजते हैं उस पर जो अंतिम कार्रवाई है वो कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका होता है। और हमारे राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? क्या है प्रश्न? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो वो है हमारा आर्टिकल 40, यानी कि जो अनुच्छेद 40 है इसमें ग्राम पंचायतों को लेकर विशेष चर्चा करी गई है। तो ऑप्शन हमारा जो मतलब आंसर है वो सही रहेगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 148 से लगाकर 151 तक। यानी कि जो भी भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, उनकी जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में दी गई है? तो 148 से लेकर 151 में दी गई है। और साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब नंबर बढ़ते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस प्रकार के सेट में आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स सब कुछ ही देखने को मिलेगा। इन 40 प्रश्नों में सभी प्रकार के प्रश्न शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें, 40 प्रश्न अटेम्प्ट करें और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचें। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जो हमारा पास का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है? नेपिडो या नई पई ताओ उसको बोलते हैं। तो उससे सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर है हमारा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों ही राज्य अपनी म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। और जो भारत म्यांमार की सीमा को गार्ड कौन करता है? तो करता है असम राइफल्स। तो म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग, जिसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग है, ये किस राज्य में है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग, ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा हमारे जम्मू कश्मीर में। ये राज्य नहीं है, क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में ये। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में हो जाएगी? तो जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू यानी कि स्ट्रेट अलग करता है? जब दो लैंड मास के बीच में थोड़ा सा जो वाटर बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो यूरोप और अफ्रीका के मध्य में कौन सा स्ट्रेट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर स्ट्रेट या जिब्राल्टर जल मध्य डमरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जिब्राल्टर स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों ऊपर की तरफ विंध्य रेंज है, नीचे सतपुड़ा रेंज है और इनके बीच में एक नदी बहती है जो कि क्या कहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर उसका है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो, तो उसका हमें बताना है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है हमारी नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक से निकलती है। और इसकी टोटल लंबाई की हम बात करें तो वो है 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर टोटल नर्मदा नदी की लंबाई है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं? क्या है कि कौन सी बैंक है जो विदेशी मुद्रा, जो भी हमें रेमिटेंस आता है, यानी कि जो भी भारत का कोई नागरिक है अगर वो विदेश में काम करेगा तो वहाँ सैलरी वगैरह मिलेगी, जब वो वापस अपने देश में भेजेगा तो उसको विदेशी मुद्रा हो जाएगी ना वो। तो कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं? तो करेक्ट आंसर है केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें। क्या है? केवल जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वही विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं। बाकी जो हमारे से कुछ बहुत सारे खाते होते हैं, जैसे कि सेवा सहकारी के खाते हैं, कुछ राज्यों के भी बैंक होते हैं, तो वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेशनल बैंक हैं वो सभी विदेशी मुद्रा अकाउंट्स को अधिकृत करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? क्या है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है यह किस संस्था ने स्थापित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी ने। किसने? सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? वो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा सेबी का फुल फॉर्म है।
अब अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। क्या है जो आर्थिक नियोजन है ये किस विषय का किस सूची का विषय है। तो करेक्ट आंसर साथियों समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का ये विषय है आर्थिक नियोजन। सूचियां तीन प्रकार की है, राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है और फिर होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची के ऊपर कानून सिर्फ केंद्र बनाता है, राज्य सूची के ऊपर कानून राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो कानून मान्य होगा वो केंद्र का ही होगा। तो आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति करी थी, यानी कि उन्होंने उसकी अनुशंसा करी थी। तो किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की अनुशंसा करी थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा राज्य समिति ने। किसने? राज्य समिति ने। जो कृषि जोत होते हैं, एग्रीकल्चर होल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर कर लगाने की अनुशंसा करी थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कर सुधार समिति यानी कि टैक्स रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। क्या है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर है राजा चेलैया को। किसको? राजा चेलैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है। जो विटामिन B12 होता है इसमें कौन सी धातु विद्यमान होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा कोबाल्ट। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है। तो करेक्ट आंसर है कोबाल्ट। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में है। क्या है प्रश्न कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्गन गैस। कौन सी? जो आर्गन गैस है ये वायुमंडल में सर्वत्र मात्रा में हमारी विद्यमान है, लेकिन याद रखना है कौन सी गैस है, निष्क्रिय गैस है। इससे हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी, तो वो है नाइट्रोजन, लगभग 78%। लेकिन निष्क्रिय गैस की बात करेंगे हम तो वहां हमारा आंसर आर्गन हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। तो राइट आंसर रहेगा फ्लोरीन की कमी के कारण। ये फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्लोरीन है ना साथियों, बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्लोरीन। तो किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लग जाता है। तो जो फ्लोरीन की कमी के कारण हमें हमारे दांतों का संरक्षण नहीं, क्षरण, सॉरी, डेंटल कैरीज। तो किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है। तो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जब भी हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो कौन कौन से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ग्लूकोज मिलेगा पौधों को, पानी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर कौन कौन से बाय प्रोडक्ट मिलकर आते हैं रिएक्शन समाप्ति पर। तो ग्लूकोज आता है, पानी आता है और ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन फिर हम इनहेल करते हैं, हम और जितने भी प्रकृति में जीव जंतु मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है। क्या है जो मायोपिया होता है जिसमें हमें निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस का। अब अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो उसको कौन सी दृष्टि दोष है। तो उसको रहेगा साथियों दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। और ऐसे प्रश्न बार बार एसएससी पूछता है, अभी दिल्ली पुलिस में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे। एसएससी जीडी में भी इनके रिपीट होने की संभावना है। तो आप एक बार दोनों लेंस वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, साइंस में प्रश्न बन सकता है अवतल लेंस वाला, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। और एक बार आप ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष बोलते हैं उनको भी थोड़ा सा डीप में पढ़ लें क्योंकि उनसे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगला प्रश्न है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है। कौन कौन सा? एक तो कुंडापुर और एक करवार कच्छ वनस्पति स्थान जिनको हम मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। तो ये किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। और इसकी राजधानी क्या है कर्नाटक की? वो है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। चलिए, तो कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति संस्थान हो जाएंगे हमारे कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। तो कब? 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई थी। और वर्तमान में इसके टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? वो है 193। कितने? 193 टोटल इसके मेंबर कंट्री है। तो इसलिए हम 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है। क्या है? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है सरोजा वैद्यनाथन ने। किसने? सरोजा वैद्यनाथन ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक जो बॉडी है जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं यानी कि महासभा बोलते हैं, तो उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जिससे हम सिंचाई भी करेंगे, पीने के लिए पानी भी लेंगे, बिजली भी बनाएंगे और जल संरक्षण भी करेंगे, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो राइट आंसर रहेगा दामोदर नदी के ऊपर, यानी कि कहाँ पर? दामोदर नदी के ऊपर बनाई गई थी। और दामोदर नदी का बेसिन किस राज्य में है? तो वो बिहार और झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट का नाम यहाँ पर हमें बताना है। तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो राइट आंसर रहेगा तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक 10 से 15 परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट हो चुका है। कितनी? 10 से 15 परीक्षाओं में। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये एक ही रॉक को यानी कि एक ही चट्टान को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया है। तो इसका निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? क्या है? किसी राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, तो होता है एडवोकेट जनरल। क्या होता है? एडवोकेट जनरल। और जो भारत का होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? वो वहाँ का एडवोकेट जनरल होता है, जो कि सरकार की तरफ से कोर्ट में सारे मुकदमे लड़ता है। यानी कि कभी कभी होता है ना, स्टेट वर्सेस कोई व्यक्ति हो गया, स्टेट वर्सेस कोई कंपनी हो गई, तो फिर उस प्रकार के मुकदमे जो होते हैं उनको कौन देखता है? तो उनको एडवोकेट जनरल देखता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था जिसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। क्या रहेगा? मोरारजी देसाई बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हम, 40वां क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? जो चिपको आंदोलन है वो किस विषय से संबंधित है? तो साथियों वो वन संरक्षण यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट का संरक्षण है उससे संबंधित है। चिपको आंदोलन का विषय क्या है? तो वो है वन संरक्षण। तो साथियों यहाँ पर हमने 40 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें और थोड़ा सा लाइक बटन भी दबा दें ताकि एल्गोरिथम को पता चल जाए कि वीडियो काफ़ी अच्छा है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।